चाहो मैं भी समझो, तू भी समझा मैं भी समझो। आज मुझे 20 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और बहुत स्ट्रगल ये था कि उस टाइम पे हम लोग जब मतलब जाते थे शूट करने के लिए, तो आज की डेट में तो आपने देखा होगा कि अच्छे रूम्स नहीं मिले आर्टिस्ट को रहने के लिए। तो पहले ही हमें तो क्या होता था कि हम लोग शूट पे जाते थे तो 15-20 जनों का पूरा हम लोग का ग्रुप होता था, जिसमें कि ग्रुप के बच्चे भी होते थे, आर्टिस्ट भी होते थे, टेक्नीशियंस भी होते थे। तो क्या होता था कि सब लोग एक ही रूम में, मतलब जो फीमेल आर्टिस्ट होती थी, चाहे वो ग्रुप की होती थी, लीड होती थी, सबको एक रूम मिलता था, एक हॉल होता था, उसमें रहना पड़ता था। मुझे लगता है अगर आजकल की जनरेशन को हमने जो तब किया है वो करा दिया जाए तो सुनने को ही मिल जाएगा। और हम लोगों को तो ऐसा होता था उस टाइम पे, एक सीखने का भी क्रेज़ होता था अंदर से। हाँ, क्योंकि हम लोग शूट पे जाते थे तो ऐसा नहीं था कि मेरा सॉन्ग आज शूट होना है तो मैं, मतलब अगर मेरा सॉन्ग नहीं है आज तो मैं रूम पे बैठी हूँ, नहीं, अगर मेरा सॉन्ग नहीं है तो भी मैं सेट पे जाऊँगी और मैं वहाँ बैठ के देखूँगी कि किस तरह से ये काम हो रहा है। अच्छा, आपको आते हैं जैसे आप कैंसर आप में डिटेक्ट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या दिक्कतें थी? वैसे मेरा मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने काफ़ी सॉन्ग्स किए, काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना कि एक लाइफ में एक, जब सोचते हैं हम कि आर्टिस्ट है, इसको काम नहीं मिल रहा है, तब इसके साथ चलो ऐसा। लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा पीक टाइम चल रहा था उस टाइम पे, और मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि मेरा उस टाइम पे बहुत अच्छा सॉन्ग्स, बहुत अच्छे, मतलब एक मार्केट में बहुत अच्छा नाम सब कुछ चल रहा था। तो अचानक से क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया था। पेमेंट का तो हम सोचते नहीं थे, खैर दूर की बात थी। हम लोगों को ये था नहीं, बस हमें करना है और काम हमें मिला है और हमें बेहतर करके उसे लाना है। अगर हमने आज अच्छा किया है तो कल हमें वापस काम मिलेगा, क्योंकि लाइफ में जब आपके बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है, तो सारा मतलब एक तहस नहस ही समझो लाइफ का। उत्तराखंडी सिनेमा में अक्सर आपने एक प्यारा सा चेहरा देखा होगा जो उनकी एक्टिंग की बात की जाए, उनके व्यवहार की बात की जाए तो सभी कुछ में यहाँ उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है और वो अपना रोल निभाती भी बखूबी हैं। लेकिन शायद ही बहुत कम लोग उनके रियल लाइफ के संघर्ष के बारे में जानते होंगे, और शायद कुछ रील्स हमने नहीं देखी होती तो हमें भी पता नहीं चलता। हॉस्पिटल में भी इतने खुश मिजाज होके वो जो है वहाँ एक मैसेज लोगों को दे देती हैं कि कैसे हार ना मानी जाए ज़िंदगी से। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंडी फेमस एक्ट्रेस गीता उनियाल जी की, जिन्हें कैंसर होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार आप उनकी सुपरहिट फिल्में देख रहे हैं। तो आज उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस आने के लिए गीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की नौनी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया और मेरे बारे में जानकारी देने के लिए सभी को, मतलब आज यहाँ पे मुझे इनवाइट किया है, तो सबसे पहले आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। जी गीता जी, आप प्रेरणा हैं सभी के लिए, और अभी आपकी लगातार 6 फीचर फिल्म्स आई हैं इनकी, मेरू गो से लेके या खैरी के दिन से लेके। खैरी के दिन देखने तो मैं ऋषिकेश गई थी स्पेशली, और जिसमें इन्होंने जिस तरह से उसमें किरदार निभाया था सबकी आंखों में आंसू आ गए। और एक बहुत ही आप देखते हैं ना कि एक पॉजिटिव रोल, एक बहुत ही अच्छी बहू, अच्छी माँ, वही वाला किरदार अक्सर ये करती है, तो इनकी एक छवि भी बिल्कुल वैसी ही बन गई है और ये रियल में भी वैसी ही है। तो आपका जो सफ़र शुरू हुआ, पहले हम जानना चाहेंगे सबसे पहला जो आपने गाना किया वो कब किया? एक्चुअली मैं, वैसे तो मैं स्कूल टाइम से ही डांस वगैरह का मुझे काफ़ी शौक़ था। बचपन से मैं हमेशा, बचपन में मेरा सपना रहता था, मैं सबको यही बोलती थी कि मैं तो बड़े होकर एक्ट्रेस बनूंगी। अब पता नहीं बनती नहीं बनती, लेकिन मेरी ज़बान पे हमेशा यही रहता था। लेकिन आज वो सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे, तो लगता है कि हाँ, मैंने एक सपना देखा था तो वो साकार हो रहा है। और स्टार्ट यहाँ से हुआ था मेरा कि मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मतलब मुझे गढ़वाली इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने काफ़ी मतलब वो करा कि, क्योंकि शौक़ तो था ही पहले से, तो मैं देखती रहती थी न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह। तो उसमें पहले एक छोटा सा ऐड कॉलम आता था कि मतलब ऑडिशन है ऐसे करके। तो मैंने एक देखा था, यहाँ पे देहरादून में था, तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मैंने मतलब एक छोटा सा ऑडिशन सा दिया, तो वहाँ पे मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था। तो उसके बाद मैंने सॉन्ग्स किए धीरे धीरे, मतलब जब वो सॉन्ग मेरा आया उसके बाद धीरे धीरे मुझे काम मिलने लग गया था मार्केट में, क्योंकि अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको जल्दी से सफलता मिलने लग जाती है। लेकिन स्ट्रगल बहुत था लाइफ में, इतना भी आसान नहीं था। मुझे आज मैं जिस मुकाम पे यहाँ पे पहुँची हूँ
स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया है सबके लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना हो गया, सोशल मीडिया से लगा लो कितने जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो गया। हमारे टाइम पे तो फ़ोन तक भी नहीं, वीडियो फ़ोन तो खैर होते नहीं थे, दूर की बात थी, और इस तरह से भी नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टा, कुछ जितना भी होता है आजकल वीडियो हम किसी को पहुंचा नहीं सकते थे कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं, वो एक सीडी के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता था। तो वो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने, तो बस धीरे धीरे शुरुआत करी और मार्केट में दिखने लगी, तो उसके बाद काम मिलने लगा। जी, सवाल मैं पूछती, लेकिन अब मैं सवाल पे पहले आ जाती हूँ। जो आपने कही अभी, आजकल की जो जनरेशन है सोशल मीडिया से रातों रात जो है वो एक्टर एक्ट्रेस बन जाते हैं, और कई हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कई सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं कि रातों रात ये लोग स्टार बन जाते हैं, लेकिन रातों रात जो स्टार बनते हैं गिरते भी उतनी ही तेज़ी से है। तो उस टाइम का जो संघर्ष था, इस टाइम का जो संघर्ष है, वो अब कितना ईजी हो गया है, या तब कितना टफ था? कितने सालों की तपस्या आपको करनी पड़ी? आज मुझे 20 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और बहुत स्ट्रगल ये था कि उस टाइम पे हम लोग जब मतलब जाते थे शूट करने के लिए, तो आज की डेट में तो आपने देखा होगा कि अच्छे रूम्स नहीं मिले आर्टिस्ट को रहने के लिए, तो वो पहले ही हमें तो क्या होता था कि हम लोग शूट पे जाते थे तो 15-20 जनों का पूरा हम लोग का ग्रुप होता था, जिसमें कि ग्रुप के बच्चे भी होते थे, आर्टिस्ट भी होते थे, टेक्नीशियंस भी होते थे। तो क्या होता था कि सब लोग एक ही रूम में, मतलब जो फीमेल आर्टिस्ट होती थी, चाहे वो ग्रुप की होती थी, लीड होती थी, सबको एक रूम मिलता था, एक हॉल होता था, उसमें रहना पड़ता था। हाँ, और खाना खाने का भी बड़ा वो होता था। अब तो ये है कि तीनों टाइम प्रॉपर खाना चाहिए, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था नहीं। स्टार्ट में हम लोग अपना फटाफट सुबह उठे, रेडी हुए, 4 बजे उठ के तैयार हुए, सीधे सेट पे चले गए, वहीं पर जो मिला सो मिला दिन में, मतलब ऐसे ही होता था, खाने का भी जंप हो जाता था। और इतनी पहाड़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती थी कि पूछो मत, कि हम लोग कितना अपना बैग लेके हम लोग काफ़ी ऊंची जगह पे हम लोग जाते थे, वहाँ पे शूट करते थे, जाने आने का, रहने का। आज की डेट में भी तो ये होता है कि जैसे आर्टिस्ट जाता है, उसका सॉन्ग कंप्लीट हुआ, वो घर आ जाता है। हमारे टाइम पे क्या होता था, पूरी टीम एक साथ जाती थी, और हमारा शूट जो होता था 10 दिन चल सकता था, 15 दिन भी चल सकता था। तो हम लोगों को उतने दिन तब तक हमें वहीं रुकना पड़ता था, वेट करना पड़ता था कि मेरा नंबर कब आएगा। तो मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल है लाइफ में, और बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं। तो बिल्कुल, मुझे लगता है अगर आजकल की जनरेशन को हमने जो तब किया है वो करा दिया जाए तो सुनने को ही मिल जाएगा। और हम लोगों को तो ऐसा होता था उस टाइम पे, एक सीखने का भी क्रेज़ होता था। अंदर से। हाँ, क्योंकि हम लोग शूट पे जाते थे, तो ऐसा नहीं था कि मेरा सॉन्ग आज शूट होना है तो मैं, मतलब अगर मेरा सॉन्ग नहीं है आज तो मैं रूम पे बैठी हूँ, नहीं। अगर मेरा सॉन्ग नहीं है तो भी मैं सेट पे जाऊँगी, और मैं वहाँ बैठ के देखूँगी कि किस तरह से ये काम हो रहा है, वो आर्टिस्ट किस तरह से कर रहा है, डायरेक्टर किस तरह से सिखा रहा है, कैसे करा रहा है, उसको वॉच करना पड़ता था, देखना पड़ता था, नहीं ये गलती मैं ना करूँ, और मुझे कैसे बेहतर, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँगी या कैसे सीखूँगी। मतलब इतना कुछ हम लोगों को क्रेज़ होता था। पेमेंट का तो हम सोचते नहीं थे, खैर दूर की बात थी। हम लोगों को ये था नहीं, बस हमें करना है, और काम हमें मिला है और हमें बेहतर करके उसे लाना है। अगर हमने आज अच्छा किया है तो कल हमें वापस काम मिलेगा। ये चीज़ बहुत सही बात है। आज पैसों की बात पहले होती है, हमने देखा नहीं होता सामने वाले एक्टर एक्ट्रेस में कितना दम है, लेकिन पेमेंट की बात पहले होती है, एडवांस की बात पहले होती है, सब कुछ पहले होता है। खैर, दौर बहुत चेंज हो गया है। अच्छा, आपको आते हैं, जैसे आप कैंसर आप में डिटेक्ट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या दिक्कतें थी? ये देखिए, हॉस्पिटल में मेरा मेकओवर हो रहा है, पेशेंट का मेकओवर हो रहा है, और ये कर रही हैं हमारी मैडम लल्ली जी। देखिए एक मरीज कितना लाचार हो जाता है तो फिर ऐसे ही अपने लोग होते हैं जो वो। काफ़ी दिनों बाद मुझे अपने बाल धोने का मौका मिला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं अपने हेयर वॉश नहीं कर पाई। आज हमने ये टेक्नोलॉजी ढूंढी है जिससे कि मेरे बाल वॉश हो जाए आज। वैसे मेरा मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने काफ़ी सॉन्ग्स किए, काफ़ी, मतलब ऐसा होता है ना कि एक लाइफ में एक, जब सोचते हैं हम कि आर्टिस्ट है, इसको काम नहीं मिल रहा है, तब इसके साथ चलो ऐसा। लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा पीक टाइम चल रहा था उस टाइम पे, और मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि मेरा उस टाइम पे बहुत अच्छा सॉन्ग्स, बहुत अच्छे, मतलब एक मार्केट में बहुत अच्छा नाम, सब कुछ चल रहा था। तो अचानक से क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया था। उस दौरान लॉकडाउन हुआ, तो फिर हम लोगों ने मतलब प्लानिंग सोची हमने, कभी तो खैर, तो फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उस दौरान क्या हुआ, मुझे ट्रीटमेंट, मतलब जब मेरा चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मतलब मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है। फिर वहाँ से मतलब ये था कि मेरा एकदम से मैं नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि लाइफ में जब आपके बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से लाइफ में कुछ
ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है, तो सारा मतलब एक तहस नहस ही समझो लाइफ का। तो उसके बाद 2020 में एंड में मुझे पता चला था, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी, और मेरा जो दोनों ट्रीटमेंट है वो मेरे साथ में ही चले थे। कैंसर का ट्रीटमेंट था मेरा, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस और ऑपरेशन भी हुआ मेरा, और उस दौरान मेरी डिलीवरी भी हुई। मतलब बहुत सारे कष्ट हैं ये, मतलब मैं इनको खैर मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिसने झेला होता है उसे ही पता है कि ये लाइफ में इतना कुछ मैंने झेला है। लेकिन ये है कि मैंने उस चीज़ को नेगेटिविटी नहीं लाने दी अपने अंदर, एक पॉजिटिव सोच से मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ती रही, क्योंकि मुझे लगा कि अगर झेलना तो मुझे ही है, और ये चीज़ें जो हो रही हैं वो मेरे साथ हो रही हैं। अगर मैं इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह इंजॉय करके इस चीज़ को झेलूँ तो शायद मेरे लिए आसान हो जाएगा रास्ता। और इस चीज़ को मतलब होते होते अभी 3 साल हो गए हैं, लगभग 3 साल से ये मेरे साथ ये चीज़ें हो ही जा रही हैं। और 3 साल में मुझे 3 बार मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब 3 बार मुझे ये चीज़ वापस से आ चुकी है। और अभी भी मैं मतलब इतनी अच्छी उसमें नहीं हूँ कि मतलब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे देख के कोई बोल नहीं सकता है कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इस तरह से महसूस ही नहीं होने देती कि मैं बीमार हूँ या मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो बस ये सब चीज़ें लाइफ में होती जा रही हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति ही है कि ये हर बार बोलती है मैं ठीक हो गया, बीमारी इनका पीछा नहीं छोड़ती, फिर कैंसर हो जाता है, मैं ठीक होगी। 3 बार इन्हें जो है बार बार से कैंसर आया है, लेकिन ये भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हॉस्पिटल में भी बहुत ही खुश तरीके से रहती हैं। और वो बिल्कुल बात सही है कि अगर हम दिमागी रूप से बीमार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर हमने दिमागी रूप से सोच लिया हाय हम बीमार हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो शायद हम बीमार ही रहेंगे। लेकिन दिमागी रूप से आप तो प्रेरणा है, आप तो एग्जाम्पल है। अगर हमने सोच लिया कि भाई कैंसर हो के भी हमने सोच लिया हम फिट है, हम काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम एकदम परफेक्ट नज़र आते हैं सबको। अभी हाल ही में आपने एक के बाद एक लगातार 6 फीचर फिल्म्स भी की हैं, क्या क्या मैसेज दिया उन फिल्मों के माध्यम से? मेरी मतलब जब मेरा ये लॉकडाउन हुआ नहीं था उससे पहले मैंने एक मूवी की थी, खैरी का दिन। उसके बाद जब खैरी का दिन रिलीज़ उस टाइम नहीं हुई थी, लेकिन जब 2020 में मुझे कैंसर हुआ था, उसके बाद जब इसका ट्रीटमेंट मैंने कंप्लीट किया था, तो उसके बाद ये मूवी रिलीज़ हुई। तो मैं वापस मतलब उस बीच तो मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं मार्केट में फिर से मतलब फिल्म के प्रमोशन में जुट गई थी, कि मुझे लगा कि नहीं फिल्म आ गई, क्योंकि अभी हॉस्पिटल जाती है फिर आ जाती है, तो लगा कि मतलब मैं ठीक हो गई हूँ, और फिर से मतलब मूवीज़ के लिए मतलब प्रमोशन में लग गई थी। काफ़ी होता है आर्टिस्ट को एक क्रेज़ होता ही है, मेरी फीचर फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो मैं भी ऐसी लगी। उसके बाद लगातार मेरी कंटिन्यू मतलब खैरी का दिन आई, उसके बाद मेरू गाँव फिल्म रिलीज़ हुई, वो पे आपने देखा होगा कि ब्लॉकबस्टर हिट रही। उसके बाद मेरी जय माँ धारी देवी मूवी आई है, और कभी तो मुझे याद भी नहीं आता कौन सी मूवी आई। तो बस ये है कि कंटिन्यू अभी फीचर फिल्मों में, हाँ कन्यादान मूवी रिलीज़ हुई है, और बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि लोग इतना पसंद करते हैं। और उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जब हमें एक्ट करने का अनुभव मिलता है, करते हम लोग उनको, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि एक कलाकार के लिए यही है कि अपनी जो हम लोग ऐसा लगता है कि जो हमारी रियल लाइफ है वो हम एक पर्दे पे मतलब उसको लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है फिल्मों में आके। तो खैर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, और आगे भी मैं चाहूँगी कि ऐसे सीखती रहूँ और आप लोगों के सामने बहुत अच्छी अच्छी और मूवीज़ लेके आऊँ। खैरी का दिन में तो आप मर भी गए थे। हाँ, और एक्चुअली मतलब बहुत मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था उस मूवी के साथ कि जो लोग मेरे साथ पब्लिकली, जो लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं, क्योंकि मैंने लोग कमाए हैं, मतलब मैं वाकई ये कहती हूँ मैंने पैसा इंडस्ट्री में नहीं कमाया है, लेकिन मैंने लोग इतने कमाए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ले लो, चाहे मेरे फॉलोवर्स ले लो, बहुत कमाए हैं कि मतलब वो लोग एक दिल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज भी मतलब जो बूढ़े बूढ़े से दादी नानी काकी, जो ऐसे वाले हमारे, ये वाले हमारे दर्शक हैं, ये हमें देखना पसंद करते हैं। तो मैं जब खैरी का दिन मूवी जब हमारी ऋषिकेश में लगी थी, तो जब भी मतलब जहाँ भी रिलीज़ हुई ये मूवी, हम लोग जब जाते थे तो हॉल से हम लोग बाहर निकलते थे, तो लोग मुझे मूवी के अंदर तो देखते थे कि ये मर गई है, लेकिन जब मैं उन्हें बाहर दिखती थी हॉल में, तो वो इतना चिपक चिपक कर रो रहे हैं। मेरे पास वीडियोस भी हैं, वो इतना चिपक चिपक के रो रहे हैं। मेरे साथ हो गए, मालगुड़ी सर मेरे साथ आर्टिस्ट हैं इसमें, तो हम लोगों को पे इतना चिपक के कि नहीं यार ये लोग
तो अभी अंदर तो मर गए थे, और ये देखो ये एक अटैचमेंट है उनका हमारे साथ, तो ये चीज़ें हमने कमाई है। तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि बस दर्शक ऐसे ही प्यार देते रहे, तो ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। खुद हमने देखा है कि रोते हुए दर्शक जो है पूरे सिनेमा हॉल से बाहर आ रहे हैं, हमने भी उनको कवर किया है, क्या बुरा हाल था। उस टाइम तो खैर लोगों को इतना पता नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब है, वो एक फील कर रहे थे कि जो फिल्म का। लेकिन अभी हाल ही में मेरी जय माँ धारी देवी मूवी आई है, भक्तों, माँ धारी देवी की महिमा को कोई पार नहीं पा सकतू। माँ की महिमा अपरंपार च। खोले के सुमति कैन कुछ बोली थी को? जब अपनी किस्मत ही खोटी हो तो क्या गबुलन क्यों हूंद। कुजानी बारे कहीं गलत संगत मत नीच। तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों को ये पता है कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई है, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो अभी जब मैं हॉल में गई थी तो वहाँ पे भी कई लोग ऐसे थे, वो आके मुझे दुआएं दे रहे कि मतलब आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, बस हम लोग आपके लिए दुआएं मांगते रहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, हमें आपके और बहुत सारी मूवीज़ देखनी है। एक लेडी तो मेरे गले लग के रोने लगी, बल्कि बहुत मुझे खुद इमोशनल सा मैं हो गई थी वहाँ पे कि वो मेरे गले लग के रोने लगी कि अरे बेटा आप ठीक हो जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग देखो काम अपनी जगह अलग है, लेकिन जो ये लोग हैं ना, इन लोगों का प्यार है, इन लोगों की दुआएं ही हैं शायद, मतलब वाकई ये दुआएं हैं जिनकी वजह से मैं आज 3 बार इतना कुछ होने के बाद भी मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में आते हैं, आपकी लव मैरिज थी ना? हाँ जी। तो इनके हस्बैंड भी इनके काम से मिलते जुलते काम ही करते हैं, डीओपी है, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, सब कुछ। और अभी 10 साल का इनका एक बेटा है और 2.5 साल की एक बेटी है। तो आप कैसे, मतलब कि बच्चों को भी मैनेज करना है, और एक बच्ची तो बहुत ही छोटी है, सबके बावजूद फिर आपकी बीमारी भी है, बच्चा, परिवार, इन सबको कैसे आप मैनेज करती हैं? और अपना जो है जो आपका काम है उसके लिए आप वक्त निकाल लेती हैं, उसे भी इतना बखूबी निभा लेती हैं? एक मैरिड लेडी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है, और जब वो फील्ड में हो, क्योंकि हम लोग जो है आर्टिस्ट है तो हमें जाना भी पड़ता है, कई कई दिन रहना भी पड़ता है, लेकिन इसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ जो होता है आपकी फैमिली का होता है। क्योंकि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है तो आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप एक निश्चिंत, मतलब आपका माइंड जो होगा सेट हो जाएगा कि नहीं यार बच्चे हैं वो रह लेंगे, आप घर पे देख लेंगे, घर में देखने वाले हैं, तब आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे जब मैं घर पे रहती हूँ तभी भी लाइफ तो स्ट्रगल तो है ही लाइफ में, क्योंकि बच्चे भी देखने हैं, स्कूल का भी मैनेज करना है, घर का भी देखना है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं इन चीज़ों में। लेकिन जब आपका एम हो गया और एक इंटरेस्ट होता है आपका किसी चीज़ के लिए कि नहीं यार ये चीज़ें मुझे करनी है, और आप बहुत शौक से दिल से उस चीज़ को करते हो, तो आपको फिर ये जो दिक्कतें होती हैं वो उतनी बड़ी नहीं लगती हैं। आप मैनेज कर लेते हो उन चीज़ों को, आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लेते हो, नहीं कैसे मैं उस चीज़ को मैनेज करूँगी, तो वैसे ही मैं भी उसी चीज़ को मैनेज करते हुए चलती हूँ। अच्छा, आपकी जो पहली फिल्म आई थी फ्यूली जवान होगी, कौन से ईयर में आई थी? ये तो मेरी 2003-4 की बात है, फ्यूली। और रिसेंटली आपकी फीचर फिल्म्स आई हैं, तो तब की फिल्म में और अब की फिल्म में कितना फ़र्क आ गया? तब मैं सीडीज़ फिल्में थी, ये फ्यूली जवान की जो है वो सीडी फिल्म थी। उस टाइम पे काफ़ी, मतलब उस टाइम और अब तो काफ़ी टेक्निकली भी बहुत चेंज हो गया है। और उस टाइम की बात रही तो फ्यूली जवान के टाइम तो मुझे गढ़वाली आती भी नहीं थी, बहुत कम। मुझे ऐसा लगता था, मैं डायरेक्टर को बोलती थी कि सर मुझे गढ़वाली नहीं आती है और मैं कैसे बोलूँगी, तो उसमें मेरे शायद हिंदी में डायलॉग्स थे, उन्होंने कहा नहीं ये हिंदी में है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आया वहाँ से मुझे कि चाहे मैंने हिंदी में डायलॉग बोले, हिंदी में वहाँ पे मेरे डायलॉग थे, मैंने बोले, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। धीरे धीरे मुझे एक क्रेज़ हुआ कि नहीं मुझे सीखनी चाहिए, अगर मुझे इंडस्ट्री में काम करना है तो मुझे धीरे धीरे गढ़वाली सीखनी है। तो मैंने बस फिर धीरे धीरे फिल्में मिलती रहीं, क्योंकि अगर आप एक्ट अच्छा करोगे तो आपको काम मिलेगा, लेकिन काम के लिए आपको गढ़वाली भी आनी चाहिए, क्योंकि आप गढ़वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो बस मैंने कोशिश करी, धीरे धीरे सीखा, एक दूसरे को देख के फिल्में देखी गढ़वाली, तो बस वैसे फिर फीचर फिल्में करने लग गई। ये एक बड़ी बात है कि जब इन्हें काम मिलना शुरू हुआ, इन्होंने काम शुरू किया, तब जो है इनको गढ़वाली नहीं आती थी, लेकिन जज्बा इतना था कि आज आप फराटेदार गढ़वाली बोलते हुए सुनोगे तो आप कह नहीं सकते कि शुरुआती दौर में गढ़वाली नहीं आती थी, बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ। अच्छा, और आपने अभी एक हिंदी फिल्म भी की है? हाँ, मैंने एक हिंदी फिल्म की थी, वो तो मैंने खैर कैंसर होने के बाद की थी, जबकि मैं इस फिल्म के लिए पहले तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पे बालों की मतलब प्रॉब्लम थी, क्योंकि कीमो वगैरह, हाँ कीमो वगैरह चले थे, तो उसमें बाल वगैरह सारे निकल जाते हैं। तो ऐसा था कि उन्होंने मुझे फ़िल्म के लिए बोला, तो मैंने मना कर दिया था पहले, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी।
तो फिर लेकिन जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया कि आपका इस तरह से कैरेक्टर है और आपको एक पहाड़ी लेडी का कैरेक्टर करना है, इसमें है हिंदी में लेकिन उसका जो बेस है मतलब वो पहाड़ का होगा टच, तो उसमें मेरा जो गेटअप था वो एक पहाड़ी था। तो पहाड़ी हमारा जो गेटअप इतना प्यारा होता है कि उसमें आपकी हर कमियां छुप जाती हैं। और आज भी मैं आपके सामने एक पहाड़ी गेटअप में ही हूँ, आज भी मैं अपनी कई कमियां छुपा के यहाँ पे हूँ, लेकिन ये कि बहुत अच्छा गेटअप है। तो मैंने फिल्म में भी अपना गेटअप इस तरह से रखा कि मतलब मेरी कमियां ना दिखे, लेकिन ये है कि वहाँ पे फिर परफॉर्म किया वो फिल्म, और फॉरलॉन पैराडाइज करके वो फिल्म है, और काफ़ी जल्दी आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड की नौनी, तो आप उत्तराखंड की नौनी हो गया, आप इस पटल पे पहुंचे और इतने संघर्ष जो है अभी भी आपकी लाइफ में जारी हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हुए बढ़ रही हैं आगे। हमें भी मज़ा आ रहा है आपको देखने में इस तरह से। तो हमारी जो उत्तराखंड की बाकी जो नौनी या महिलाएं हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे पहले तो देखो, इंडस्ट्री की बात तो अलग है, क्योंकि देखो काम करना है तो उसमें आप लोगों को एक सीखने का जुनून होना चाहिए सबसे पहले। मतलब भाग ये नहीं होना चाहिए कि मैं फटाफट इंडस्ट्री में आई हूँ और मुझे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना है। आप लोग सीखिए, धीरे धीरे एक दूसरे से सीखिए, रिस्पेक्ट दीजिए अपने सीनियर्स को, उन लोगों से सीखिए, और बस धीरे धीरे आप अगर चलेंगे किसी रास्ते पे तो मंजिल आपको भले ही थोड़ी देर में मिले लेकिन बहुत अच्छी मंजिल मिलेगी। जैसे कि आज मैं यहाँ पे इतना स्ट्रगल करके आप सबके सामने बैठी हूँ और आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे पास शब्द नहीं है इन चीज़ों के लिए कि मैं कितना आप लोग मुझे प्यार देते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा मैं कैंसर से रिलेटेड भी थोड़ा सा ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई दिक्कत हो या कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, बेचारा टाइप ना समझे किसी के सामने। मतलब आप ये ना समझे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, आप उस चीज़ को एक पॉजिटिविटी लेके सोचे कि हमसे भी ज़्यादा दिक्कत में लोग हैं। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ मैं देखती हूँ वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको तक दिक्कत है, उन लोगों को ये चीज़ें हो रही, तब मैं औरों की समस्याएं देखती हूँ, यार इसको ऐसा है, तब मुझे अपनी समस्या कुछ भी नहीं दिखती है। मुझे लगता है मैं बहुत ठीक हूँ फिर भी, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं तो जब अपनी प्रॉब्लम कुछ नहीं लगती है। तो ऐसे ही आप लोग भी मतलब अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाइए और किसी के सामने मतलब अपने आप को कमज़ोर ना दिखाइए, और अपने आसपास जो है नेगेटिविटी है उससे दूर रहिए। मैं भी हमेशा दूर रहती हूँ। अगर कोई मुझे इस तरह से शो करता है कि अरे ये क्या हो गया, ये वो है, तो मैं उन लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। और जो मोटिवेट करता है, जो मुझे कहता है नहीं आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप ऐसा है और आप ये आपके अंदर हिम्मत है, तो मैं उन लोगों से टच में रहती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने आसपास पॉजिटिविटी रखती हूँ। तो आप लोग भी हमेशा पॉजिटिविटी रखिए और एक अपनी सोच को मतलब एक अपना एम, अपना गोल मतलब एक निश्चित कीजिए कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। और मुझे खुद लाइफ में भी बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं इस बीमारी को भगाना चाहती हूँ फटाफट। और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम करूँ और आप लोगों को ऐसे एंटरटेन करती रहूँ। क्या बात है, क्या मैसेज दिया। ज़िंदगी का मज़ा जो है वो बेसहारा या बेचारा बनने में नहीं है, बल्कि दूसरों को सहारा देने में है। तो हम क्यों बेचारा बने, हम सहारा दे सकते हैं ना। तो उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय आने के लिए, ऑफिस आने के लिए और हमसे इतना प्यारा वार्तालाप करने के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए गीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी स्वस्थ हो, हमारी भी यही मनोकामना है भगवान से, और आपके चेहरे की स्माइल बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं सच में धन्यवाद करती हूँ। और ये हमारा एक इंटरव्यू नहीं था, ये हमारी एक रियलिटी थी जो हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, और आप लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया है। और तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय उत्तराखंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बस ऐसे ही उत्तराखंड की नौनी को बहुत सारा प्यार दीजिए।